तो इस चैप्टर को जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हम अगर शुरू करते हैं तो हमें बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन क्या चीज है? कोई एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। Y को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, X पॉजिटिव बन गया, Y नेगेटिव बन गया। यहां तक तो सिर्फ एक सिंपल केमिकल रिएक्शन की बात है। जो X अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस X का प्रोसेस अगर मैं बोलता हूं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताई थी बात, लेकिन अभी यूज होगी ये, तो रिकॉल कर लेना। और अच्छी तरह से रिकॉल करने के लिए +1 का रेडॉक्स वाला चैप्टर एक बार तेजी के साथ पढ़ लेना। इस X का ऑक्सीडेशन हुआ और कहलाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों उनको कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो भी इलेक्ट्रॉन बांटता फिर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और खुद का उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके पास कमी होती जा रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो खुद का उसका प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन एंड एजेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इस Y ने इलेक्ट्रॉन लिया, Y नेगेटिव बना, तो ये प्रोसेस हुआ है रिडक्शन। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है कहीं से भी ले, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेने पर ये प्रोसेस जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है। और क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मदद किसमें की? इसने ऑक्सीडेशन करने में की, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और प्रोसेस रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर मैं, ये तो केमिकल रिएक्शन की बात हुई, इसका एक सिंपल टिपिकल केमिकल रिएक्शन जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस सोडियम, सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। 2 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर दूंगा ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। यहां तक की बात ठीक है। अगर ये काम, ये तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अंदर हो रहा है काम, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैंने सोडियम रख दिया अलग टेस्ट ट्यूब में एंड क्लोरीन रख दिया अलग टेस्ट ट्यूब में। ऐसा ये काम नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन ये यहां से दे, यहां टेस्ट ट्यूब में सीढ़ी लगाए, एक सीढ़ी लगा के सोडियम यहां खड़ा हो जाए और थ्रो कर दे एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थ्रो कर दिया, ये पार होता हुआ यहाँ क्लोरीन के पास गिरा और Cl नेगेटिव बन गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। होगा तो ये तब जब सोडियम क्लोरीन से आकर के टकराएगा। टक्कर खाए बिना कोई रिएक्शन नहीं होता। कोलिजन थ्योरी आपने पढ़ रखी है +1 में। जब सोडियम आगे से टकरा गया तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया। ये प्रोसेस तब हुआ जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। क्लोरीन क्लोरीन ये था, सोडियम ने जब ये कोलाइड किया तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अगर मैं कुछ इमेजिन करता हूं, क्या इमेजिन मैं करूं कि सोडियम बैठा था यहां चंडीगढ़ में, क्लोरीन बैठा था अंबाला में। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन फेंक दिया और उस इलेक्ट्रॉन को एक तार ने कैप्चर कर लिया। मीडियम चाहिए ना, ये तार ने इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम किया और क्लोरीन ने ले लिया ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है अब तार के अंदर, वायर के अंदर, कॉपर के अंदर, सिल्वर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन के दौड़ने को हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के रन करने के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो होता है। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन रन करते हैं
तो यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यही इलेक्ट्रिक करंट है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिलेशन मैंने किस बात से किया? इलेक्ट्रिसिटी से किया। अब नाम पर आ जाओ चैप्टर के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या चैप्टर का नाम है ये? यूनिट 3 जो है, इलेक्ट्रो। और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। यानी जब हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब कर रहे होते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो जाती है या इसका रिवर्स हो जाए, मींस हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के कारण केमिकल रिएक्शन हो जाए। एक केमिकल रिएक्शन है, हो ही नहीं रहा था वो, अब नहीं हो रहा था तो हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, वो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस बात को उल्टा सोचो या सीधा सोचो, डिपेंड करता है कहां से सोच रहे हो। इस बात को अगर मैं दूसरी तरह से सोचता हूं, एक केमिकल रिएक्शन जो खुद हो रहा था, स्पॉन्टेनियस था, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के जरिए हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा ली, या इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई नॉन स्पॉन्टेनियस को हमने कैरी करा दिया। ये दोनों बातें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किन दो चीजों को डील करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी, या कुछ एक केमिकल रिएक्शन जो खुद से नहीं होते लेकिन केमिकल रिएक्शन करा देने पर वो रिएक्शन हो जाते हैं। ये ऑपोजिट ही हुआ ना, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीजें डील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, और दूसरी बात हम क्या डील करते हैं? केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। दिन रात हम बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं, अभी भी आपके आसपास भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। मोबाइल रखा होगा, मोबाइल में बैटरी लगी हुई है, बैटरी में क्या है? लिथियम बैटरी लिखा होता है, मोबाइल की बढ़िया वाली बैटरी होती है, रिचार्जेबल होती है। इसमें केमिकल रिएक्शन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ओरिजिनेट हो रही है। केमिकल रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस होने वाला रिएक्शन, उसमें एनर्जी छुपी हुई है, उसने एनर्जी स्टोर करके रख रखी है केमिकल रिएक्शन ने। धीरे धीरे वो एनर्जी बाहर निकलती जा रही है, केमिकल रिएक्शन होता जा रहा है, वो एनर्जी निकलती जा रही है। बस अब एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं निकल रही है जैसे आप एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन में करते हो, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के फॉर्म में निकल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो होती है भाई, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं दुनिया में। हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी। एक केमिकल एनर्जी भी है, केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल में भी कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में ऐसी, केमिकल रिएक्शन करते हैं, रोशनी हो जाती है। कितनी चीजें होती हैं, वो दिवाली पे पटाखे छुटते हैं तो रोशनी होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, उससे रोशनी बन गई। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर ली हमने लाइट एनर्जी, रेडिएशन भी बन सकता है। यहां पर लेकिन हम जो डील करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। कई बार रिवर्स भी हो जाता है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इकट्ठी की हमने, बाइंड कर दी उसको, केमिकल रिएक्शन जो कि नहीं हो रहा था, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होता वो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद वो हो गया।
ये दो चीजें हमें डील करनी हैं इस चैप्टर में। बैटरी में क्या करते हैं हम, यूजुअली जो सेल होते हैं, ये जो हम रिमोट वाले में सेल लगाते हैं, और आपका बहुत सारी चीजों में बैटरी में, कहीं टॉर्च में सेल लगाते हैं, उसमें कौन से सेल होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। कुछ एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मेरे पास यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है साथ में, ये दोनों चीजें हैं। इन दोनों को जब आपस में मैं कॉम्बिनेशन करता हूं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, खुद से नहीं होता ये। अब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पास करूंगा, इलेक्ट्रोड लगाए मैंने, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। एक इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां इसमें बैटरी जो लगाई, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन चल पड़े, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन जब चल पड़े यहां आए, यहां इलेक्ट्रॉन ये सोल्यूशन को देना चाहता है, तो क्लोरीन को, Cl2 को इसने इलेक्ट्रॉन दिया। Cl2 Cl, सॉरी Cl नेगेटिव लिखना था मैंने यहाँ, एंड Na पॉजिटिव लिखना था। NaCl लिया, ये सोडियम क्लोराइड लिया, ये Na प्लस Cl2 नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं। किसकी बात कर रहा था, सॉल्यूशन लिया मैंने एक सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, या मोल्टन स्टेट में ले लिया, इसको इतना हीट किया कि ये मेल्ट हो गया, सोडियम पॉजिटिव अलग हो गया, क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से यहां पर आया, अब इलेक्ट्रॉन पर की वजह से इस पर चार्ज नेगेटिव हो गया, सोडियम पॉजिटिव यहां आकर के इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव सोडियम मेटल। सोडियम मेटल यहां डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से, ये पॉजिटिव हो जाता है टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, Cl नेगेटिव यहां आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, Cl2 जनरेट होगा, न्यूट्रल बन गया, ये Cl2 लिबरेट कर जाएगा गैस की तरह से। ये एक अलग प्रोसेस है। यहाँ केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की हमने, बल्ब जलाया, ये बल्ब नहीं जल सकता था, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के जरिए ये बल्ब जल गया। यहां हमने बाहर से बैटरी जोड़ी, बाहर से बैटरी जोड़कर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अगर कहीं साथ साथ रखें तो खुद से ये क्लोरीन नहीं बनाएगा, सोडियम खुद से नहीं बन जाएगा, सोडियम मेटल खुद से नहीं बनेगा, क्लोरीन खुद से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हो, प्रोवाइड कर देते हो, इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर देते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 प्लस Na मेटल में। ये प्रोसेस कहलाता है कि ये प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। दोनों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग हम पुकारते हैं, एक को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको हम इलेक्ट्रोजेनेसिस, इलेक्ट्रोजेनेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनने का प्रोसेस, इलेक्ट्रोजेनेसिस। तो मैंने आपको अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिया है। अब हम इस चैप्टर के डिटेल पर आते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है, मीन सिलेबस है कि क्या क्या सिलेबस है, वो तो सारा कराना ही है आपको, जो जो सिलेबस हमें करना है। बात इंट्रोडक्शन की हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चीजों को डील करती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, अभी आपको डिटेल बताई मैंने, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम पॉजिटिव सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दूसरा हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। दो टाइप के सेल्स हैं ये, इनके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग यूज होंगे इनके। दो टाइप बताए मैंने, दो सेल नहीं बताए। फिर एक टाइप के सेल के बड़े सारे एग्जाम्पल होंगे, दूसरे टाइप के सेल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो इस चैप्टर को जब हम प्रोसीड करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी।
हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये दो टाइप की जो बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने वाली एक टाइप, दूसरी टाइप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाली दूसरी टाइप, ये बैटरी कौन कौन सी हैं, ये क्या क्या कहलाती हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, यानी हमें सिलेबस में ये पढ़ना है। एक नॉर्नेस्ट इक्वेशन होती है, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। इक्वेशन पर हम मेजरमेंट पर जब आ जाते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, कितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, तब हम इसमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिन्हें हम नॉर्नेस्ट इक्वेशन बोल रहे होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हम तो कितनी केमिकल एनर्जी बनेगी, या कितनी केमिकल एनर्जी से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। मींस जो दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हम बोल रहे होते हैं, वो पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों के बीच का, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां से इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है इस चैप्टर का। फिर हम बहुत सारी चीजें जो हमने सॉलिड स्टेट के थोड़े से पार्ट में पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इसके अलावा रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन को डील कर रहे हैं हम यहाँ। वहां में और यहां में थोड़ा सा फर्क है। यहां इलेक्ट्रिसिटी जो चलेगी वो सॉल्यूशन में चलेगी, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में है। वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी किस में बताई थी, किसी वायर में, सॉलिड वायर में, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में भी चेक की जा सकती है, सॉल्यूशन में भी चल जाती है इलेक्ट्रिसिटी। भाई पानी में नमक घोल के आप दो तार डुबो दो, देखो बिजली करंट लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा बिल्कुल। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या चीजें रिलेटेड होंगी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आयोनिक सॉल्यूशन में, और रेजिस्टेंस हम लेकिन सॉलिड स्टेट में जो पढ़ते थे वो मेटल में पढ़ते थे, अब यहां जो पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। फॉर्मूला वही रहेंगे सारे के सारे, बल्कि यहां हम उन फॉर्मूला को अब इलेबरेटिव वे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वहां तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा दिया था आपको, वहां जस्ट फॉर्मूले लिखा भी दिए थे, सारे लिखाए भी नहीं थे, एक या दो ही फॉर्मूले लिखाए थे। यहां हमें इन सारी चीजों को डिटेल से करना होगा। इसके अलावा हम इसमें और पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक जो आपका सिलेबस का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम डिफरेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, और कॉन्सेंट्रेशन से उसका क्या रिलेशन है। भाई इलेक्ट्रिसिटी में इसमें पास कर रहा हूं, जो आयन प्रेजेंट है इनके आयन के नंबर भी तो डिसाइड करेंगे ना कंडक्टिविटी को। तो आयन के नंबर से कंडक्टिविटी का, भाई जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ कौन चार्ज लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ चार्ज लेकर के जा रहा है आयन सॉल्यूशन में। तो जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ही चार्ज का फ्लो होगा, जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इस पर बेस कुछ लॉज हैं, वो लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे सॉल्यूशन पर बेस्ड, कोलरॉश लॉ जिसे हम बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो सिलेबस का हिस्सा है, बैटरीज और उनके टाइप्स। प्राइमरी बैटरीज होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, जो बैटरी हम घड़ी में यूज करते हैं, जो बैटरी हम मोबाइल में यूज करते हैं, जो बैटरी हम कार में यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वाली जिसे हम स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, या फिर रिचार्जेबल बैटरी होती है। एक बैटरी यूज एंड थ्रो होती है, जो हम अपनी रिमोट वाली बैटरी छोटी ए साइज की जो होती है उसे हम यूज करके फेंक देते हैं। बहुत सारी बैटरी, लेकिन मोबाइल की बैटरी फेंकते नहीं है एक बार में, मोबाइल ऐसे कैसे फेंक देंगे मोबाइल की बैटरी, अरे नहीं ये तो मोबाइल बंद हो जाएगा। तो जो बैटरी है वो बैटरी हम बार बार चार्ज, हजारों टाइम हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो इनके टाइप्स हैं बैटरी के, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक जो कोरोजन होता है, जैसे जिसे हम कहते हैं आयरन पर, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। बड़ी हैरत की बात लगेगी आपको कि कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कहाँ कोरोजन। ये जो जंग लगता है किसी चीज पे, आयरन पे, बाकी कुछ और मेटल्स पर, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने की टेंडेंसी डिसाइड करती है। तो ये मैंने सिलेबस बताया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन, एक तरफ से दूसरी तरफ इंटर कन्वर्ट होने को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। दो पार्ट हैं, अब ये आपको इतना तो आइडिया लग ही गया। एक को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और दूसरे को हम इलेक्ट्रोजेनेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोडियम क्लोराइड वगैरह हमने डिसॉल्व किया और बाहर से बैटरी मैंने प्रोवाइड करके कैथोड एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है, सोडियम पॉजिटिव है एग्जाम्पल के लिए, जब ये यहां आएगा तो इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, सोडियम मेटल यहां डिपॉजिट हो जाएगा इस पर। ये क्लोरीन नेगेटिव है, नेगेटिव मेटल, नॉन मेटल एनायन Cl नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए, ये Cl नेगेटिव यहां आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 यहां लिबरेट हो जाएगा। ध्यान रहे यहां पॉजिटिव, जो नोट करने की सबसे काम की बात है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसे ध्यान रखनी है, जिसे आपको भूलनी नहीं है, ये पॉजिटिव एनोड है। कौन से सेल में? जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन को कराने के काम आ रही है। यहां कैथोड नेगेटिव है। कैथोड इस पर्टिकुलर केस में, मेरी बात को इंसिस्ट कर रहा हूं मैं अपनी इस बात को, कैथोड इस केस में क्या है? नेगेटिव है। एनोड इस केस में पॉजिटिव है। यानी कहीं अलग अपोजिट भी आएगा, देखेंगे जब आएगा तो। फिलहाल लेकिन नोट करने वाली बात है, दिमाग में हाईलाइट करने वाली बात है। अब हम दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं इसका। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोजेनेसिस है। इलेक्ट्रोजेनेसिस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होगी किससे? केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी विल गिव यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिवर्स कर देना है बस, यहाँ केमिकल एनर्जी से इस साइड, तो ये इलेक्ट्रोजेनेसिस हो जाएगा। अब ये वाले वो सेल्स हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सेल, जैसे मैंने केमिकल्स लिए, कोई केमिकल लिया, एक केमिकल था जिंक सल्फेट, यहां जिंक सल्फेट ऐड कर दिया इसमें, ZnSO4। दूसरे में मैंने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट, CuSO4। दो बीकर लिए अलग अलग, आप एक बीकर भी लेकर उसमें पार्टीशन भी कर सकते हो, बात तो एक ही हो गई। ये एक बीकर लिया, इसमें पार्टीशन कर दिया, और यहां दो बीकर कर दिए मैंने। जहां जिंक सल्फेट लिया था वहां जिंक की रॉड को डिप किया। बिल्कुल की पॉइंट है ये, यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉपर शुरू हो जाती है इस सेल से, ध्यान से करना है इसे। जिंक मेटल को मैंने इसमें डुबो दिया, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस कॉपर मेटल को मैंने डिप करके रख दिया। अब बात आती है यहां से टेंडेंसीज की। ये क्या चीज है टेंडेंसीज? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहां मैं पॉज दे रहा हूं, यहां पर मैं वापस आऊंगा। यहां से मैंने एक नई विंडो खोल दी। हम बात कर रहे थे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। एक कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है इसकी। कोई दूसरा और एक मेटल है, ये M1 था, ये मेटल 2 है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। और तीसरा एक और मेटल है M3, इसकी तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। तीन अलग अलग मेटल हैं। ये देना चाहता है, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं ज्ञान बांटता फिरता है। ठीक है, कोई अगर किसी को जरूरत हुई इलेक्ट्रॉन दे देगा ये उसे। और एक ये M3 भाई साहब ऐसे हैं, तो महादानी
ये तो रोक रोक के हाथ जोड़ जोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लो प्लीज, नहीं लोगे तो फिर मैं जबरदस्ती दूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन दे ही देता है। स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी ने अपनी इच्छा जताई कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो कहेगा लो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, अपनी पॉकेट से निकाला, उसने दे दिया मेटल। लेकिन एक M3 है, मेटल 3 खड़ा है रेलवे स्टेशन के बाहर, जो भी आया नहीं जी प्लीज लेके जाओ, बस फ्री में ले लो ले लो ले लो बस जाओ। वो कहेगा एक दे दो, नहीं जी 3 ले लो, बस 2 ले लो 3 ले लो। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से देना चाहता है। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, दोनों दानवीर हैं, लेकिन आमने सामने आ गए कभी, तो क्या होगा? M1 एंड M3 आमने सामने आ गए, अब तो इसकी मजबूरी है ना, इसके कंपैरिजन में तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। और क्या बोलूंगा मैं कि अब क्योंकि M1 के कंपैरिजन में M3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो M3 अपना काम चलाएगा, हैं दोनों, बोले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले। लेकिन अगर आमने सामने आ गए, दोनों की टेंडेंसी अब इलेक्ट्रॉन देने की एंड इलेक्ट्रॉन लेने की किसकी होगी, यह डिपेंड करेगा कंडीशन पर। तो यही कंसेप्ट, ये जो मैंने वर्ड बोला इस पे ध्यान दो, टेंडेंसी। नेचुरल वे, एक किसी का भी ऊपर से बॉल में छोड़ता हूं, इसकी टेंडेंसी अर्थ पे गिरेगी गिरेगी, अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होगी, कोई हमने पूरा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड का लगा के नहीं रखा हुआ है, तो नीचे गिरता ही है, हर चीज की टेंडेंसी है वो नीचे ही अर्थ की तरफ गिरती है, नेचुरल है ये। इस टेंडेंसी पे हमने बड़े बड़े डैम बना दिए, पानी ऊपर से छोड़ते हैं नीचे, वो टरबाइन घुमा देता है। भाई उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ी ना उसे कर रहे हैं, वो तो पानी ऊपर से इकट्ठा करके हमने ऊपर से नीचे छोड़ दिया बस। अगर टेंडेंसी ना होती पानी के नीचे गिरने की, तो वो टरबाइन कैसे घुमा सकता था, बिजली कैसे बन सकती थी? हम इस नेचुरल टेंडेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम काम यहां पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है खुद ब खुद, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, इस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को कहीं वायर में जोड़ वोड़ करके किसी तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वायर में करा देते हैं और बिजली बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मेटल। एक मेटल ऐसा चाहिए जो ज्यादा रिड्यूसिंग हो, एक मेटल ऐसा चाहिए जो कम रिड्यूसिंग हो। अब हम देखते हैं ये जो प्रोसेस की बात हुई है, दोबारा से वापस सोचो। एक मैंने यहां जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 में जिंक 2 पॉजिटिव है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, सल्फेट जिंक 2 पॉजिटिव। एक मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव में कॉपर को डिप, कॉपर की रॉड है, कॉपर मेटल है, इसे डिप कर दिया। जिंक सल्फेट में मैंने जिंक की रॉड को डिप कर दिया। अब जिंक महादानी इंसान, नहीं इंसान नहीं, महादानी मेटल इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर। ये आमने सामने वायर से जोड़ दिए गए, अब आमने सामने खड़े हैं। जिंक कह रहा है मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर कह रहा है मैं दूंगा। चलेगी जिंक की, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। ये टेंडेंसीज हमें कैसे पता चलेंगी? हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है पूरी, उस सीरीज में हमने लाइन के साथ एलिमेंट रख रखे हैं, उसके गो थ्रू होना पड़ेगा। वहां देखो, बस हमने वहां कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, भाई अब हम किसी नंबर से डिनोट करेंगे ना इसको। मैं कह रहा हूं ज्यादा टेंडेंसी है, कम टेंडेंसी है, तीसरे की और ज्यादा है, मैं बोल दूंगा और ज्यादा है और ज्यादा है, तो लेकिन हम नंबर दे देंगे ना कोई। इसे खींच तान के किसी तरह से हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर लाएंगे कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा है, इसकी कम है, ये हम बताएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसीज के टर्म्स में, दैट मींस रिड्यूस करने की, ऑक्सीडाइज हो सकने की टेंडेंसी के ऑर्डर में ही लिख रखा है हमने। वहां से हमें ऑर्डर में पता चल गया कि जिंक
ज्यादा रिड्यूसिंग है कॉपर के कंपैरिजन में। तो जिंक किसके कांटेक्ट में आया, मेटल, जिंक 2 पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया, ये जिंक 2 पॉजिटिव। अब क्या करेगा ये जिंक, यहां से ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ेगा, दानी है, जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, ये जिंक 2 पॉजिटिव बन गया तो कूद गया यहां, ये यहां जिंक 2 पॉजिटिव आ गए। कौन सा जिंक 2 पॉजिटिव, अपना तो था पहले से जिंक सल्फेट का, ये जिंक 2 पॉजिटिव मेटल से मेटल आयन बनने में, जो जिंक 2 पॉजिटिव नए बने हैं, साथ में जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं इकट्ठे, वो लिख दिए मैंने। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी के कारण। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर इकट्ठे हो गए, गए कहां ये इलेक्ट्रॉन, यहीं रख लिए हमने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का जो जिंक 2 पॉजिटिव था कहां गया, सोल्यूशन में आ गया। पहले अगर 100 जिंक पॉजिटिव थे तो अब 10 बढ़ गए, 110 हो गए, पॉजिटिव ज्यादा हो गए। चलो इसे यहां पर हम थोड़ी देर के लिए पॉज करके दूसरी तरफ आते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर मेटल कांटेक्ट में है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर के कांटेक्ट में है। अब ये जब दोनों आमने सामने हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, कॉपर इसके सामने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि देगा तो ये इलेक्ट्रॉन। तो यहां कॉपर का जो 2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन है, कॉपर 2 पॉजिटिव को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। कहां से लेने होंगे, इस कॉपर से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। या ऐसे सोच लो, चलो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनको रन करने का मौका मिला, दूसरी तरह सोच लो, आसान पड़ेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करते 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 मूव करते 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 यहां आ गए, यहां आए, और यहां आकर अब इन पर कॉपर 2 पॉजिटिव पर ये इलेक्ट्रॉन इससे मिले। दैट मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन जो ये जिंक के दिए हुए मिल गए, तो कॉपर मेटल में ये कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल बन गया। तो कॉपर मेटल तो डिपॉजिट होगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे, वो यहां डिपॉजिट हो जाएगा। ये दो घटनाएं एक साथ साइमल्टेनियस हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्पॉन्टेनियस हुई हैं, खुद ब खुद हुई हैं, किसी ने कराया नहीं। ये स्पॉन्टेनिटी है, इसमें नेचुरल फिनोमिनन है। क्या नेचुरल फिनोमिनन है, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी कॉपर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होती है, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिंक रॉड के जो जिंक मेटल हैं इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इलेक्ट्रॉन जो बचे उन्होंने रन किया, कॉपर ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए। बीच में क्या हुआ, हमें इस बात से मतलब है, बीच में तो इलेक्ट्रॉन दौड़े, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़े ये भागे जा रहे हैं। ये ब्रिज है, इन्हें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 पूरी लाइन बना के दौड़ रहे हैं। क्या उठा रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन ने अपने सर पे क्या उठाया हुआ है, चार्ज, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन ने उठा रखा है। बहुत कम है, ये तो किसी काम का नहीं है, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अगर ये 150 लाख मिल जाए इलेक्ट्रॉन, तब तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मैं कहता हूं मेरे पास 1 पैसा है, तो ये तो किसी काम का नहीं है आज की डेट में। अभी तो ये 1 रुपया भी खत्म ही होता जा रहा है। लेकिन अगर 50 बिलियन लोगों के पास 1 1 पैसा है और वो सब इकट्ठा कर लें तो बहुत मोटी रकम हो जाएगी। आपको कम लग रही है तो मुझे दे देना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये अपने सर पे क्या उठाए जा रहे हैं, चार्ज, चार्ज कैरी कर रहे हैं। चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह चलना ही फ्लो ऑफ करंट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ता है।
जो करंट की डायरेक्शन, दिशा हम मानते हैं चार्ज के चलने की, बस यहां पर फर्क क्या आ जाएगा, धीरे धीरे जिंक 2 पॉजिटिव इकट्ठे होते रहेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए, यहां पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, यहाँ नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। उसे बैलेंस करने के लिए एक ट्यूब लगा दी जाती है, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं हम इसे। सॉल्ट ये अपने आयन देता रहता है, जितने फालतू चार्ज हो गए उसको बैलेंस करने के लिए ये Cl नेगेटिव देता रहेगा इसको। ये कोई मेटल पॉजिटिव दूसरा देता रहेगा, जितना नेगेटिव आया मेटल पॉजिटिव ने उसे न्यूट्रल कर दिया, जितना पॉजिटिव आया Cl नेगेटिव ने न्यूट्रल कर दिया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए चीजें। ये एक बेसिक सेल डैनियल सेल कहलाता है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। सारी बात को मैं फिर दोबारा वहीं पर ला रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है? दो चीजें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक दूसरे में कन्वर्ट होने को कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन जो नहीं हो रहा था वो हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन था, लेकिन हमने जोर जबरदस्ती करके इलेक्ट्रिसिटी बाहर से अप्लाई करके उसे चलता कर दिया रिएक्शन को। एक बात, जैसे अगर मैं आपसे कहूं भाई यहां एक स्लोप है, एक बॉल रखी है, अब आपको यहां चढ़ाना है इसे, तो आप कहोगे किसी कोई आएगा, ऐसा तो नहीं कि आप पार्क में बैठे थे और एक वो स्लाइड था बच्चों के घूमने का, वहां बॉल रखी थी, थोड़ी देर के बाद बॉल के मन में आया तो ऊपर चढ़ना शुरू कर गई खुद से, सारे भाग जाएंगे पार्क से अगर ऐसा हो गया तो कहेंगे भूत आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। अगर बॉल यहां रखी है, हाँ, अगर आपने यहां से इसे छोड़ दिया तो ये खुद आएगी, फिर ये रुकेगी नहीं। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो एक केमिकल रिएक्शन था, वो केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था, यहां रखा था ये। अब लेकिन कोई आया बाहर से, उसने इसे एनर्जी दी, एक किक लगाई यहां पर, तो ये बॉल ऊपर आ गई। हमने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी, जो केमिकल रिएक्शन हो नहीं सक रहा था वो हो गया, हमने उसको करवा दिया, रिएक्शन को हो नहीं रहा था, वो खुद से नहीं हो रहा था, रिएक्शन करवा दिया गया। दूसरी बात, एक खुद से केमिकल रिएक्शन हो रहा था, यानी मैंने बॉल छोड़ी तो बॉल खुद से गिर रही थी, जरूरत नहीं है कुछ करने की कि भाई आएगा कोई, बस बॉल को यहां पर रख करके छोड़ना है और कुछ नहीं करना, फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं, वो तो खुद लगाएगी अर्थ अपनी फोर्स, एक्सेलरेशन खुद देगी इसको, उसके लिए आपको कोई मशीन नहीं रखनी है। अंदर छुपी हुई है इसके एनर्जी, किसी केमिकल रिएक्शन में अंदर एनर्जी छुपी हुई है और वो स्पॉन्टेनियस है, बस हमें उसको उस पोजीशन पर ला करके रखना है जहां से उसकी स्पॉन्टेनिटी शुरू हो जाए। वो हमने ये वाली पोजीशन ला करके रख दी, ये बॉल खुद तो नहीं चढ़ के यहाँ पे बैठ जाएगी, हम यहाँ ला करके रखेंगे, यहां से इसकी स्पॉन्टेनिटी शुरू है, यहां से ये फ्लो नीचे कर गई, यहां से ये केमिकल रिएक्शन खुद से शुरू हो गया, खुद से शुरू हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर किए उसको हम बोलेंगे कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दो रिएक्शंस, एक जो नहीं हो रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर हो गए, एक वो रिएक्शन जो खुद हो रहे थे, खुद होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोजेनेसिस। ये दो चीजें हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी होती हैं। ये वाला सेल बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है, इसको हम डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल सेल कभी भी आगे फ्यूचर में आपको कोई बोलेगा तो आप कहोगे जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तब हम ऐसे सेल को बोलते हैं डैनियल सेल। ये अलग अलग टाइप के भी आगे चलेंगे तो अलग अलग टाइप के ये होते हैं। अब अभी मैं डाउट लूंगा थोड़ा सा, एक 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 पॉइंट और करा दूं, ये अब सिंपल है, इसके बाद वाला जो कंसेप्ट मैंने समझाना था वो आपको समझा दिया। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद हो सक रहा था वो हमें देखना पड़ेगा, कौन सा खुद हो सक रहा है कौन सा नहीं हो सक रहा है। कहां से देखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे भाई। ये मैंने ही तो बताया ना आपको ये कि जिंक खुद से देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जिंक को की ज्यादा टेंडेंसी है, कॉपर की कम है,
ये मुझे कैसे पता चला? सचमुच में ऐसा ही है। ऐसा ये मुझे पता चला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे पता करी? हमने एक्सपेरिमेंट किए, बार 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 सब एलिमेंट के बारे में जाना, किसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद बन रही है, उनके अकॉर्डिंग हमने कहीं रख दिया। आगे वाले लेक्चर्स में यही सारी बातें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी। वो जो आप +1 में पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेडॉक्स वाले चैप्टर में, उसी की बात हो रही है। तो ये जो मैंने अलग अलग एलिमेंट लिए, उनको एक ऑर्डर में रखा हुआ है, तो मुझे पता चल गया उस सीरीज को देख करके कि ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि जिंक, मैं इसको कभी ऐसे नहीं कर सकता कि इसको मैं कॉपर वाले को नेगेटिव कर दूं एंड जिंक वाले को पॉजिटिव कर दूं। अगर ये दोनों साथ ऐसे टर्मिनल जोड़े, ये खुद नहीं हो सकता। ये करने के लिए मुझे इधर लाना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब ये टर्मिनल रिवर्स होंगे। रिवर्स कर देते ना बैटरी के टर्मिनल, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उल्टा हो जाता है। खैर इतना मत सोचो, भी वो बाद की बात है, आगे करेंगे। फिलहाल तो इस बात पे ध्यान रखो, दो टाइप की बैटरीज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, एक में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बना लेते हैं। अब हम अगर पहले वाले सेल को, इस वाले सेल को थोड़ा डिटेल से इलेबोरेट करें, हम इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है। मोल्टन क्यों लिया भाई? सॉलिड में थोड़ी आयन चल जाएंगे, सॉलिड में तो आयन एक जगह रहते हैं। एक Na है, एक Cl है। ये सॉलिड क्रिस्टल होता है, आपने क्रिस्टल में पढ़ा है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया ये। अब हमने इसको इतना हीट किया कि ये मेल्ट हो गया, मींस फ्री टू मूव हो गया, आजाद हो गया, ये अपनी सीमाएं छोड़ करके ये अब मूव कर सकता है, इधर उधर चल फिर सकता है बाउंड्रीज के अंदर, बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, गैस बन जाता फिर तो। इसीलिए इसको मोल्टन कहा। पानी नहीं मिलाया, दिस इज नॉट सोल्यूशन, प्लीज, अलग अलग चीजें हैं दोनों। सोल्यूशन में तो वाटर भी आ जाता, वाटर आता तो वाटर इंटरफेरेंस करता है इसकी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, ये भी क्योंकि H पॉजिटिव वो H नेगेटिव दे सकता है, तो गड़बड़ होती कुछ। मोल्टन प्योर 100% NaCl, प्योर NaCl है ये, मोल्टन है, नॉट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड के वाटर के सोल्यूशन का भी होता है, उसकी लेकिन बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं मोल्टन NaCl की बात की जा रही है। हमने जब इसको खोल लिया, डिसॉल्व कर लिया, मेल्ट कर लिया अच्छी तरह से, डिसॉल्व नहीं मेल्ट कर लिया, तो मेल्ट करने के बाद हम सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को फ्री मूव करने के लिए अलाउ कर देंगे। अब हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, ये दोनों ग्रेफाइट के इनर्ट होते हैं, इसलिए हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता सोडियम से, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट, सोडियम एंड क्लोरीन से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। अब हमने बैटरी फिक्स कर दी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक ये पॉजिटिव। इसको हमने एनोड नाम दे दिया, इसको हमने कैथोड नाम दे दिया। फ्यूज्ड अगर ये है तो एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। किसको देगा? इसको तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो पहले से नेगेटिव है, ये तो भगा देगा इसे Cl को अपने पास से। कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही फुल हूं और तू देना चाहता है इलेक्ट्रॉन मुझे, नहीं। जो पॉजिटिव है, जहां कमी है इलेक्ट्रॉन की, वहां देगा ये जाकर, Cl2 बना देगा। सोडियम पॉजिटिव यहां नहीं आ सकता, सोडियम पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे कोई, तो ये पॉजिटिव के पास आएगा, वो कहेगा तू ही दे दे भाई मुझे, तो इनकी तो बनी नहीं आपस में। सोडियम पॉजिटिव इस कैथोड के पास आएगा, कैथोड के पास आकर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम मेटल बन गया, जैसे ही मेटल बना डिपॉजिट हो गया। वाटर है नहीं, अगर वाटर होता तो गड़बड़ हो जाती, वाटर प्लस सोडियम रिएक्शन कर लेते, केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन अलग बन जाता, NaOH बन जाता। ये एडिशनल बात बता दी, अगर वाटर होता तो यहाँ क्या होता, लेकिन वाटर तो है नहीं, तो सोडियम पॉजिटिव बन के डिपॉजिट, सोडियम पॉजिटिव से सोडियम मेटल बन के डिपॉजिट हो गया चारों तरफ, ये यहीं रहेगा, यहाँ क्लोरीन बन जाएगा, Cl2 लिबरेट करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को आगे विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं
ये क्या किया मैंने, सोडियम किधर चला, कैथोड की तरफ, क्लोरीन नेगेटिव किधर चला, एनोड की तरफ। आने के बाद इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन लिए, ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन लिए। अब उसके बाद ये रिएक्शन कैथोड का जो है, ये आपको पता चलना रहना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन कैथोड पर। दो इलेक्ट्रॉन लिए, दो सोडियम ने, दो सोडियम सॉलिड एस बन गई है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया सीएल ने, इलेक्ट्रॉन चला गया, चलने के बाद ये यहां पहुंचा, बैटरी में जाके केमिकल रिएक्शन में खो गया कहीं है। बैटरी के अंदर अपने रिएक्शन चल रहे होंगे, उसके बाद की तो यहाँ हमने सोची नहीं, छोड़ दिया। हम तो इधर सोच रहे हैं, हमने अपना जूम लेंस यहाँ लगाया हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा वो बैटरी जाने, बैटरी ने ले लिया, बस उसे अपने केमिकल रिएक्शन चल रहे होंगे कहीं। अब क्या हुआ, ये जो यहां Cl नेगेटिव था वो क्लोरीन के बबल्स बने, और ये क्लोरीन Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन देके Cl2, दो इलेक्ट्रॉन तो ये देने के बाद अब ये Cl2 लिबरेट कर जाएगा। Cl2 लिबरेट किया, आधा रिएक्शन ये हुआ, आधा रिएक्शन ये हुआ। भाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। भाई ये वही रेडॉक्स रिएक्शन जो हैं तो हैं जो आप पढ़ते थे +1 में। ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। ध्यान रहे, मोल्टन, नॉट एक्वस। वाटर के साथ अलग कुछ रिएक्शन होना है इसका, फिलहाल यहां वाटर नहीं है। इसको हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से यूज करके हमने एक केमिकल एनर्जी में उसे कंज्यूम किया। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, इतना टाइम मैंने आपको डेफिनेशन बताने में लगाया, लेकिन डेफिनेशन ऐसे बताइए कि जो हमें आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है उसके दो बेसिक रूट्स, दो टाइप के सेल्स, दो टाइप के प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोजेनेसिस। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, कॉम्बिनेशन। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पूछा जाए तो आप बोल दो टेक्निकली कि इलेक्ट्रोलिसिस को एंड इलेक्ट्रोजेनेसिस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन लिखने में नहीं चलेगा काम। लिखने में तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखने में आपको लिखना पड़ेगा साइंस की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तो चैप्टर है ही है। गैल्वेनिक सेल एक इंपॉर्टेंट सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि इसमें गैल्वेनिक सेल में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होंगे, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगे। हमें कोई और टाइप के रिएक्शन नहीं चाहिए इसमें। कौन से टाइप के रिएक्शन रिक्वायर्ड होंगे, रेडॉक्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तब हम इसको बोलेंगे। एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह से काम करता है। फर्दर काम की बात, इंपॉर्टेंट बात है, फर्दर क्या काम की बात है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है गैल्वेनिक सेल की, बात हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। ये जो गैल्वेनिक सेल है, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले भी किया था, इस गैल्वेनिक सेल को क्या बोलते हैं हम,
इस गैल्वेनिक सेल को ही हम डेनियल सेल बोलते हैं। ये डेनियल सेल जो था जिससे हम केमिकल रिएक्शन यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, यही गैल्वेनिक सेल है। डेनियल सेल ही गैल्वेनिक सेल। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से। डेनियल सेल क्या चीज है? गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल डेनियल सेल है। ब्रॉडली हम क्या बोलेंगे इसको? गैल्वेनिक सेल। किसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल? अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन, जब कोई केमिकल रिएक्शन यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं तब हम इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इस गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल हम कब कहेंगे? जब गैल्वेनिक सेल में मेटल, जिंक एंड कॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। अब भाई गैल्वेनिक सेल तो आप कोई सा भी यूज कर लो, मेटल कोई सा भी यूज करो, जिंक यूज करो, सिल्वर यूज करो, अलग अलग सेट मेटल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी गैल्वेनिक सेल में आपने यूज किया जिंक एंड कॉपर, तो इस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल बोलेंगे। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जहां कंफ्यूजन रहते हैं। दैट मीन्स डेनियल सेल इज ए काइंड ऑफ galvanic cell in which we use zinc and copper as electrode. galvanic cell ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक पार्ट है। डेनियल सेल में मेटल, जिंक एंड कॉपर यूज किए जाते हैं। ये बात हो गई जो मैंने डिस्कस की। तो जो अभी आपको बताया यही सारी बात आपको बताई है, नोट आपको करनी चाहिए। जल्दी तेजी से इसको नोट करो। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये जाना इसके बारे में कि दो टाइप के प्रोसेसेस जो होते हैं इनको हम अलग अलग कैटेगराइज कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हम कैसे डील करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। देखो, ये अभी जो हमने एक डायग्राम बनाया था गैल्वेनिक सेल का, डेनियल सेल का, या गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। जिंक सल्फेट में क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, मतलब बड़ा डायग्राम है, उसमें बहुत छोटा सा था, तो इसलिए मैं एक बार इसको डिस्कस करता हूं। इसके रिएक्शन पे इस बार फोकस करेंगे हम। केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे और कैसे लिखेंगे। आप इनको दो अलग अलग बीकर मान लो। ये बीकर 1 है, ये बीकर नंबर 2 है। पार्टीशन लगा दिया इसमें हमने। एक एक ऐसा पार्टीशन है जो बस एनायन के फ्लो को अलाउ करता है, बाकी किसी चीज को नहीं। सो कॉल्ड, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने सॉल्यूशन में पढ़ रखा है, कुछ इस तरीके का एक ये पार्टीशन है। डायफ्राम बोलते हैं सेल के केस में हम इसको। जिंक मेटल था ये। जिंक के जो एटम्स हैं, टेंडेंसी पर आ गई बात। अब जिसकी जो टेंडेंसी होती है वो करके ही हटता है। इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो कोई मिला नहीं इसको, है वैसे दूर, हम बोल सकते हैं कि इसको दिए, लेकिन फिलहाल हम यही देख रहे हैं, तो कोई मिला नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन यहीं रख दिए, और रख करके ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये यहीं इलेक्ट्रॉन छोड़कर और इसने जंप कर दिया इसमें सोल्यूशन। ये जो रिवर थी जिंक सल्फेट की, इसमें जंप कर गया ये, और जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस बढ़ गए यहाँ।
आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होते 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 रोक दिया मैंने इसको। अब दूसरी साइड से देख रहा हूं, आपके डिफरेंट तरह से बता रहा हूं। पहले आसान तरीके से बता दिया था, अब जो सचमुच में होता है वैसे करके बताता हूं। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस यहां पर आए, यहां आकर के ये डिपॉजिट हो गए। और डिपॉजिट कैसे हो गए? डिपॉजिट होने के लिए इन्होंने कॉपर से इलेक्ट्रॉन लिए, या इस पूरी रॉड से, कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए। कॉपर की रॉड थी, इसमें बहुत सारे कॉपर एटम थे, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस कॉपर रॉड पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। एटम मान लो पूरा एक, ये पूरा एक एटम है, तो अब मैं कह रहा हूं कि ये लाखों करोड़ों एटम है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा खुद पॉजिटिव चार्ज में, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां, किसके पास आ जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव को मिल गया ये इलेक्ट्रॉन। ये मेटल रॉड पर चार्ज क्या अपेयर हो गया? पॉजिटिव। अब मेरे पास ये दो मेटल रॉड्स हैं, एक मेटल पर नेगेटिव चार्ज, एक मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो प्लेट्स हैं, दोनों पे चार्ज अलग अलग है। अब अगर मैं इसको वायर से जोड़ दूंगा, तो जो ज्यादा चार्ज वाला, ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला मेटल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कम नेगेटिव वाले यानी पॉजिटिव वाले को देना शुरू कर देगा। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये यहां स्पॉन्टेनियस है। मैं इसे ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि यहां मैंने पानी का एक पूरा टैंक भर के रख रखा है, और एक पानी का टैंक यहां पर है। उसको अगर मैं पाइप से जोड़ दूंगा, तो यहां से यहां फ्लो चलेगा पानी का। ये स्पॉन्टेनियस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ऊंचाई पे रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कम, तो ये फ्लो चलेगा स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस क्यों हो गया? केमिकल रिएक्शन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आए थे। ये मैं जोड़ता नहीं, इसे वायर को नहीं जोड़ता। ये आप घर में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पास जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन लो, उसमें जिंक रॉड डिप करके रख दो, अलग से कहीं दूसरे ही जगह पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें कॉपर रॉड डिप करके रख दो। होता क्या है कि इनमें चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। क्या चार्जेस अपीयर होंगे? थोड़ी देर में इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिंक रॉड पर, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब मैं बोलूंगा कि इन दोनों रॉड्स में पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब समझने के लिए मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूं कि एक रॉड एक ऐसा बीकर है जो ऊंचाई पर रखा है पानी भरा हुआ, और दूसरी रॉड ऐसा बीकर है जो पानी भरा हुआ रखा है कम हाइट पर। अब अगर उन्हें जोड़ दिया जाए किसी पाइप के जरिए, तो ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई पर पानी का फ्लो शुरू हो जाता है खुद ब खुद। क्रिएट क्यों हुआ उसका कारण अलग है। उसका कारण इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थी, इसका कारण। अब अगर ये आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि बस ये अगर कॉपर जो है पॉजिटिव हो गया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं एक हाइट लेता हूं, उसमें पानी का बीकर रखा हुआ है, एक और हाइट लेता हूं, यहाँ पानी का बीकर रखा है, एक और नीचे हाइट, ये हाइट कम होती जा रही है, यहाँ पानी का बीकर रखा। अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं यहाँ इसको फ्लो करता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, फ्लो किया मैंने, ज्यादा नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव पर रेस्पेक्टिवली, रिलेटिवली पोटेंशियल डिफरेंस काउंट किया जाता है हमेशा। तो अगर मैं ए एंड बी को जोड़ूंगा तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे, ए एंड सी को जोड़ूंगा तो ए से सी की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये हटा देता हूं, बी एंड सी को जोड़ता हूं, अब बी से सी की तरफ चलेंगे, दैट मींस बी हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अब ये रिलेटिवली सी के रेस्पेक्ट में बी हायर है। तो कॉपर भी कभी इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ऐसा नहीं है। कॉपर ने, डिपेंड करता है उसके साथ मेटल कौन सा लेते हो। ये कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा।
एक ऑर्डर है, वो वैसा सही ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है कौन ले रहा है। बस आपको ये सीखना होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन इलेक्ट्रॉन दे लेगा। इस ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर पाएंगे या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को समझ गए तो हमारे लिए बात आसान हो जाएगी। हम खुद अपना सेल भी बना सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेटल को रख करके हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर करेंगे। तो ये वाली बात मैंने आपको थोड़ा सा चेंज करके बताई, अलग करके बता दी। ये जो आयन का फ्लो है इसको आप सॉल्ट ब्रिज मान लो। वहां पर हमने सॉल्ट ब्रिज किया था, एक ऐसा किया था, एक बीकर रखा है दूसरा बीकर, ये अलग अलग थे तो सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा था ताकि इनके आयंस के जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस्ड हो जाए। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब कैसे पता चलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? को दिख तो पाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी चेक की जाएगी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा कोई, यहां पर हम रख देंगे बल्ब वगैरह, इसमें कोई अप्लाई करके रख देंगे। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन इसका केमिकल रिएक्शंस का कैसे किया जाएगा। जिंक को लिखोगे आप एनोड और कॉपर को लिखोगे आप कैथोड। जिंक पर चार्ज क्या है बच्चों? नेगेटिव। कॉपर ट्यूब पर, कॉपर मेटल पर चार्ज क्या था? पॉजिटिव। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वोल्ट मीटर मतलब हमें बल्ब लगा दो या वोल्ट मीटर लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? इसका कोई काम नहीं है अलावा इसके कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। अब इसको लिखने का तरीका पढ़ना है, सीखना है। ये मेन लाइन है जो बताई जा रही है आपको, ये वाली। कोई बार बार किसी के पास इतना टाइम नहीं है दुनिया में जो हर बार ये डायग्राम बनाने वाला है। हाँ, एक लाइन ये जरूर लिख सकते हैं। ये लाइन का मतलब ये पूरी पिक्चर दिमाग में आनी जरूरी है। आपको अलग अलग ये वाली लाइन दी जाएगी, मेटल चेंज कर दिए जाएंगे। बस मेटल चेंज कर करके ये लाइन दी जाएगी। फिर आपको इसके अकॉर्डिंग ये पूरा डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसे प्रॉपरली अच्छी तरह से समझो। अगर मैंने यहां जिंक की जगह कोई और मेटल ले लिया तो मैं यहां जिंक की जगह कोई दूसरा मेटल का सेल बनाऊंगा और सॉल्ट उसी का कॉरेस्पॉन्डेंस कोई यूज करना होगा। अगर मैं यहां यूज करता हूं, सपोज करते हैं लेट एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम मेटल लिया ये, तो अब जिंक सल्फेट नहीं लेंगे हम, एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे या एल्यूमिनियम नाइट्रेट लेंगे। एल्यूमिनियम पॉजिटिव जो दे रहा हो, Al पॉजिटिव देगा, वो सॉल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गई बात? ये रिप्रेजेंटेशन सीखने वाली बात है। अब देखो एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कोई एक बात। वो बात क्या थी? हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस किया था मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखते थे, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिख देते थे। यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया था कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया था, आपने नोट किया होगा, एनोड।
चार्ज पॉजिटिव, सेल कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस। चार्ज एनोड पर नेगेटिव, अभी लिखा था ना नेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं रख करके चुपचाप कूद जाता है इसमें। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, कॉपर रॉड को पॉजिटिव कर देता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कौन है ये नेगेटिव, एनोड। यहां पॉजिटिव एनोड है, कौन से सेल में एनोड नेगेटिव है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है, नहीं पता होती, पता ही नहीं रहती, बस चले चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले लास्ट में जाके पता चलती है बात, ओहो ये तो टर्मिनल ही अलग अलग थे दोनों, इलेक्ट्रोलाइटिक के अलग थे, गैल्वेनिक के अलग थे। तो एनोड एनोड ही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होगा। रिप्रेजेंटेशन पर मैं वापस आता हूं। जब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इसका कोई मीनिंग है और इसी ऑर्डर में ये लिखना है। जो लेफ्ट हैंड पर है, ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव ही लिखा जाएगा हमेशा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। अच्छी तरह से बात को दोबारा से सुन लो, लेफ्ट हैंड पर एनोड ही लिखा जाएगा। अगर आपने कहा हमने तो सही लिखा है लेकिन कॉपर पहले लिख दिया, जिंक बाद में लिख दिया, तो ये सेल डायग्राम गलत हो गया है। सेल डायग्राम भी जब हम बनाने के लिए बोला जाता है हमें, रखने को तो आप प्रैक्टिकली करते हुए चाहे इस बीकर को लेफ्ट पे रख दो चाहे राइट पे रख दो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही, लेकिन लिखते हुए मैं हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, कैथोड को राइट पर लिखूंगा, इसको लेफ्ट पर लिखूंगा। या दूसरी भाषा में समझो, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये शॉर्ट पर नेगेटिव, वो वाले रिएक्शन हमें पहले लिखने हैं, लेफ्ट पर लिखने हैं। राइट पर हमें रिडक्शन वाले रिएक्शन लिखने हैं। लेफ्ट पर हुआ है ऑक्सीडेशन, यहां हमने ऑक्सीडेशन किया है। भाई जिंक रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है कॉपर से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा ना। क्या बात पता चली, जिंक इज मोर रिड्यूसिंग। किससे, जो भी कुछ राइट में है, मुझे नहीं पता। अब कॉपर है तो ठीक है, कॉपर से कुछ और होता और ये रिएक्शन ऐसे ही हो रहा होता, ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जिंक इज मोर रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहलाता है, एनोड ऑक्सीडेशन। लेफ्ट, 3 बातें एक दूसरे के साथ जोड़नी है। एनोड ऑक्सीडेशन ही होगा, एनोड को अगर आपने रिडक्शन कर दिया तो गलत हो गया। यहां गैल्वेनिक सेल में क्या करना पड़ेगा हमें, जिंक या कोई और दुनिया का मेटल, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो सकता है, डेनियल सेल थोड़ी लिखा हमने, तो गैल्वेनिक लिखा। एनोड लेफ्ट पर लिखा जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा और इस पर चार्ज नेगेटिव होगा। इसको लिखते हुए हम पहले मेटल लिखेंगे, पहले मेटल लिखेंगे। मेटल तब पता चलेगा हमें जब यहां सॉलिड लिख देंगे, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि ये मेटल है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में। उसी रॉड पर ध्यान दो, फिर दोबारा से वही एक सिंपल केमिकल रिएक्शन देखो, ये वाला। यहां क्या था, यहां ये जिंक का एटम था, ये आजाद होना चाहता है जिंक के बाकी सारे मेटल से। अपने इलेक्ट्रॉन यहीं चुपचाप इधर उधर देखा इसने, कोई देखा देख नहीं रहा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे, जिंक 2 पॉजिटिव बन के कूद गया यहां, तभी तो नेगेटिव हुआ। तो प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, जिंक गिविंग यू जिंक 2 पॉजिटिव,
पहले जिंक मेटल, फिर जिंक आयन। यहां कॉपर पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर जब आप लिखोगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव पहले लिखोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। कॉपर मेटल बाद में, कॉपर 2 पॉजिटिव पहले। ये एक बिल्कुल फिक्स ऑर्डर है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, एक्वस लिखा होने का मतलब ये सॉल्यूशन में आ गया, ये सॉल्यूशन में है। एक्वस मींस ये 2 लाइंस लगी हुई हैं, इनको ध्यान से देखो, इन्हें ऐसा नहीं कि बस ये ऐसे ही पैरेलल की या कुछ अलग टाइप से लाइंस हैं। इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज, दे आर कनेक्टेड टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये 2 लाइनें पैरेलल लिखना जरूरी है। ये 2 लाइनें क्या बताएंगी? ये 2 लाइनें बताएंगी सॉल्ट ब्रिज को। फिर राइट हैंड साइड पर क्या हुआ? कॉपर 2 पॉजिटिव ने, कैसे पता चला कि ये सॉल्यूशन में था? एक्वस लिखना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए, फिर ये यहां डिपॉजिट हो गया, गलत जगह डिपॉजिट कर दिया, यहां डिपॉजिट होगा ये मेटल पर, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेल डायग्राम है और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। क्या दिया जाएगा क्वेश्चन आपको? आपको कोई एक स्टेटमेंट लिख करके दे देंगे, जिंक इज रिएक्टिंग विद जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट, बोथ आर कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज, राइट सेल इक्वेशन एंड सेल डायग्राम, इसको बोला जाएगा सेल डायग्राम। अब इसकी डिटेल लिखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन ही लिखा जाएगा हमेशा। ये नोटेशन ऐसी ही है, हम कभी इसको इधर और इसको इधर नहीं लिख सकते। फिर राइट हैंड साइड पर क्या करेंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 कॉपर, कॉपर मेटल बन गया। ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया, ये तो बाकी इशू। अब ये तो एक एग्जाम्पल है, हमें ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे। उसमें ये आएगा कि गैस भी होगी कोई, कई बार सेल में कुछ इस तरीके के भी होते हैं जो इलेक्ट्रोड गैस की तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो बस सॉलिड की जगह गैस लिख देना होगा। एक्वस तो रहेगा ही, एक्वस अगर वाटर में है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अंतर क्या क्या मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। काम की बात फर्दर है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दोबारा से बोर्ड में बहुत आता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या अंतर है? अब मैं थोड़ा तेज कराऊंगा क्योंकि पूरी क्लास में यही बातें सारी मैंने रिपीट की हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जहां हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड मोल्टन का किया था। जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, हम बाहर से बिजली पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फिर केमिकल रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैसे? मोल्टन NaCl था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते, बस मोल्टन है, ये पिघले हुए हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जरिए यहां क्लोरीन लिबरेट हो जाएगा, यहां सोडियम बन जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो नहीं पा रहा था, कोई कराया हमने, एनर्जी प्रोवाइड करके कराया, बिजली देकर, इलेक्ट्रिसिटी कराकर, करंट लगा दिया बेचारे को NaCl को, तब जाके कहीं वो माना, वरना तैयार ही नहीं था रिएक्शन करने को। नॉन स्पॉन्टेनियस था। एक रिएक्शन खुद हो सक रहे थे, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। यहां रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक डिफरेंस ये है। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और यहां भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसमें कंज्यूम होगी बाहर से। एक बात ये मैंने डिटेल से आपको डिस्कस की, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। यहाँ रिवर्स है, टर्मिनल उल्टे हो जाते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में।
नेगेटिव है एनोड, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। अभी डिटेल भी आपको थोड़ी देर पहले बताई। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही तो होगा ना भाई। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड से एनोड की तरफ को इंटरनली फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंटरनली होगा। यहीं यहां सोल्यूशन में Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव को, सोडियम यहां लेगा इलेक्ट्रॉन, आयंस न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहां कन्वर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर वायर में हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करा रहे हैं हम, तो जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो होगा ही, एक्सटर्नली होगा। बाहर से घूम के आएंगे इलेक्ट्रॉन तभी बिजली हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर सोल्यूशन के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहे, वो तो केमिकल रिएक्शन में बहुत में होते हैं, फिर थोड़ी हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। इसका एग्जाम्पल वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर से हम इसे डिटेक्ट करते हैं, यानी बाहर से हम एनर्जी इसको देते हैं और वोल्ट मीटर से इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। याद रखने का इसको अब कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। क्या कंफ्यूजन होगा कि पॉजिटिव किसका है, नेगेटिव किसका है, लेफ्ट किस में रखना है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ज्यादा डिटेल से ये पढ़ेंगे, ये तो कम पढ़ेंगे। बिजली यूज क्यों करेंगे हम, कंज्यूम क्यों करेंगे, बनाएंगे, फायदा होगा इससे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही को हमें इलेबोरेट करना है। इसके लिए एक याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, LOAN। लोन होता है ना, वो लोन जो बैंक वाले देते हैं। बैंक वाले नहीं देते मतलब अपने पास से थोड़ी देते हैं। चलो जो भी है, ये शब्द याद रख लो बस। लेकिन इतना भी याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए मैं बोल रहा हूं। एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, एन का मतलब है नेगेटिव। जितनी भी सारी बात मैंने बताई है वो शॉर्ट में आपको एक बार में याद हो जाएगी। लोन तो वैसे भी कॉमन वर्ड है, याद रहेगा। लेफ्ट हैंड पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड रखना है, उसको हम एनोड नाम देंगे और वो नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका ऑपोजिट करना, बस जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन सिर्फ अगर कैथोड एनोड की बात की जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो यहीं पर पता चल गया। एनोड जो है, कैथोड जो है पॉजिटिव है, यहाँ कैथोड नेगेटिव है। तो ये शब्द लोन जो याद रखना है आपको, किसके लिए याद रखना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब नेगेटिव। और इसका एग्जाम्पल तो वोल्ट मीटर हो गया, इसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, ये एग्जाम्पल्स इसके हैं। और सारे बहुत एग्जाम्पल हैं जो हम ड्राई सेल यूज करते हैं, लैक्रेंशियल सेल यूज करते हैं, रिमोट वाले सेल हैं, हमारे टॉयज वाले जो सेल हैं, जो हम घड़ियों में यूज करते हैं सेल, वो वाले सेल हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। उसमें इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी करते हैं, बाहर से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब हम अगर इस बात को एक जस्ट फ्लो चार्ट की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एनोड ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रोनेशन। ये किसके लिए बात हो रही है? ध्यान रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है। कैथोड पर रिडक्शन होगा, लिख ही लो, कभी कंफ्यूजन हो जाए। बस अब हम चल पड़े हैं, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को छोड़ दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। जहां केमिकल रिएक्शन से बिजली बनेगी, एनोड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसको नाम कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखे जाते हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन लिखा है तो वो ऑक्सीडेशन ही तो है भाई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसे बोल सकते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेशन कह सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए अपने शब्द बना सकते हो आप, मैंने ये शॉर्टकट से, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कई बार बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक, गिविंग यू जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, लॉस कर दिए ना, खो दिए इसने इलेक्ट्रॉन, दे दिए, वहां रखे थे मेटल में और फिर जम किया था उसमें रिवर में सोचो। तो ये लॉस ऑफ ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ये रिडक्शन एट कैथोड। जब रिडक्शन की बात हुई है तो कैथोड की बात हुई, ऑक्सीडेशन की बात हुई है तो एनोड की बात हुई है। ये भी याद रख लो, रेड कैट, लाल रंग की बिल्ली, तो क्या होगा? रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड पर रिडक्शन होना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, एन ऑक्स। तो ये वर्ड से आपको याद हो जाए। जी आर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये सब +1 में बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए जब पढ़ते हो आप +1 में। तो जो लोग पढ़े हुए हैं मेरे से, मैं बार बार कहता था कि देखो कर लो कर लो कर लो, याद आएगा आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर भी कोई बात नहीं, अभी कौन सा ज्यादा टाइम हुआ है लंबा, अभी भी आपके पास +1 की बुक होगी तो उठाओ अपना, बेसिक बेसिक से एक बार दो बार पढ़ना ही तो है। कौन सा आपको कोई कह रहा है कि बिल्कुल सारी चीजें, बस एक बार गो थ्रू हो जाओ, आसान हो जाती हैं चीजें, फ्लो बन जाता है हमारा। फर्क होता है ना कि चारों टायर्स में कार के प्रॉपर एयर है, हवा पूरी भरी हुई है बढ़िया, उसके चलने में और जिसके चारों टायर्स में पंक्चर हुआ हुआ है उसके चलने में तो फर्क आ जाएगा ना। क्या कॉस्ट है बाकी? कुछ भी नहीं है, फ्री में भर देते हैं सारे पेट्रोल पंप वाले। चलो नाइट्रोजन भरवानी है तो 10 रुपए की भर जाएगी एक टायर की। जरूरत क्या है नाइट्रोजन भराने की? कौन सी यहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर होता है? आप सीधे सीधे वर्क कर, लेकिन बिना इसके चलेगी नहीं कार। छोटे छोटी ये चीजें हैं, हैबिट डालो पढ़ाई में साथ साथ। आज की क्लास ले लो, देखो कितनी सारी चीजें हो गई। आपको लिख लेना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है +1 से, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगा के भी, अगर मैं कहता हूं आधा घंटा लगा के भी कार की स्पीड आपकी 90 बन जाएगी तो क्या बुरा है भाई? या पंक्चर में ही चलाओगे उससे? जितनी कोशिश करते रहोगे एनर्जी लग जाएगी, डैमेज होगा अलग, नुकसान अलग होगा, आवाज अलग आएगी, खड़खड़, सारे जो ये व्हील्स हैं ये सारे खराब हो जाएंगे अलग। बिना कंसेप्ट के पढ़ने में और कंसेप्ट से पढ़ने में यही फर्क है। तो बस थोड़ा सा तरीका बदल दो बस पढ़ने का। जब यहाँ जैसे हम +1 पढ़ रहे हैं, +1 +2 पढ़ रहे हैं, तो +1 की जो जो चीजें आती रहें बस उसको करते रहो। मैं तो बता के चलता हूँ हर चैप्टर में। आपको अभी मैंने बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है, सारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप इसमें से सिर्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले टाइप रिएक्शंस और पढ़ने से ज्यादा पक्का करने की जरूरत है। अभी भी मैं बिल्कुल डेड श्योर हूं, आधे लोगों से अगर मैं माइक बंद करके पूछूंगा कोई प्रोसेस लिख करके ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, जबकि दो ही हैं, 50% प्रोबेबिलिटी भी है, आधे लोग फिर भी गलत आंसर करेंगे। अगर डाउट है मेरी बात में तो बताओ, किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर दो, मैं अभी ट्रेलर दे देता हूं। रहता है कंफ्यूजन, लग ही जाता है क्योंकि मिलती जुलती सी चीजें हैं, तो इन्हें पक्का करो साथ के साथ ताकि बहुत प्रॉपर फ्लो बनता रहे। कंडक्शन की बात है, ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह चलना। ये चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह चलता है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सबने अपने अपने सिर पर
ये चार्ज उठा रखा है, ये चलते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर। एक ये सर पर अपने रखा हुआ है, इसने उठा रखा है, ये दौड़ लगा रहा है, जा रहा है। अब ये जो भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है ये कौन है, बस यहां चार्ज से मतलब है मुझे। ये चार्ज नेगेटिव, वन नेगेटिव हो सकता है। वन नेगेटिव तो एक यूनिट मान रखी है, लेकिन सचमुच में कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। इससे छोटा चार्ज है ही नहीं दुनिया में, क्वांटाइज्ड है ये चार्ज। तो सबसे छोटा चार्ज है ये। तो ये चलाएंगे कैसे हम इस चार्ज को? अगर हम मेटल में चलाएंगे इसे, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे इस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन हमारी मदद करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना सर पे चार्ज उठाएंगे और दौड़ पड़ेंगे। अगर मान लो हमें कहा जाए मेटल में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, मतलब करंट पास करो, तो हम इलेक्ट्रॉन को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ले जाएगा। यही काम लेकिन अगर हमें सोल्यूशन में करना है, सोल्यूशन में तो मॉलिक्यूल्स हैं। आपको थ्योरी बताई थी मेटल के लिए, एक सॉलिड स्टेट में थ्योरी बताई थी। यहाँ पर ये फ्यूज रहते हैं, बैंड थ्योरी। दो एटम के बीच में एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ घूमते घूमते यहाँ से आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज तो जाएगा ही। होगा क्यों ऐसा? पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ेगा तभी होगा ऐसा, ऐसे ही थोड़ी फ्री में चला जाएगा ये। कुछ इसका खर्चा भी होगा ना, लेबर है, आखिर चार्ज उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, लेगा भी कुछ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होना चाहिए। सोल्यूशन में कैसे ये होगा? सोल्यूशन में करने के लिए ये चार्ज आयंस पर होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। अब आयन पे तो एक नेगेटिव हो सकता है, दो नेगेटिव हो सकते हैं, तीन नेगेटिव हो सकते हैं। एक नेगेटिव है अगर है तो ये तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम है। दो नेगेटिव है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो इसे, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब ये आयन है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो बहुत बड़ा है ये चार्ज, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कैरी कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन के, तीन इलेक्ट्रॉन के, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं कितनी बिजली पास हुई है। जितना चार्ज उतनी बिजली। जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, मेटल तो पढ़ नहीं रहे हम, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन डील करेंगे बस, ये नहीं करेंगे हम। सॉलिड स्टेट में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, अब तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर दिया। चार्ज जितना ट्रांसफर होगा, इस चार्ज के प्रोपोर्शनल ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें। दैट मीन्स, बात को मेरे ध्यान से सुनना, क्वांटिटेटिव रिलेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब मैं क्वांटिटी बता सकता हूं। 50 लाख आयंस ने 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2 नेगेटिव चार्ज इधर से उधर पहुंचा दिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ट्रांसफर। छोड़ दो इसको भी, और क्या चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई? अभी हमने यहां कॉपर मेटल लिया था, एक कॉपर रॉड ली थी, उसको कॉपर सल्फेट के साथ हमने ट्रीट कराया था, वायर से जोड़ दिया था, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, धीरे धीरे कॉपर जमता जा रहा है। क्या बोला था मैंने? कॉपर 2 पॉजिटिव आया, ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए ये इसे मिल गए, और ये इस सोल्यूशन को छोड़कर यहां इस रॉड के साथ चिपक गया। मतलब अगर पहले इसका वेट 5 ग्राम था तो इसका वेट बढ़ता जा रहा है भाई। और इसका वेट बढ़ता जाना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? इन आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने कॉपर चिपकेंगे जाके, उतना ही वेट बढ़ेगा। हो गई नहीं क्वांटिटेटिव बात? क्वांटिटी पता चल गई ना हमें। जितना इस प्लेट पर कॉपर चिपकने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ये कर रहा है। 5 ग्राम से पता चला हमने 1 घंटे तक बिजली सप्लाई की, तो क्या हुआ, बिजली सप्लाई करने पर यहां 5 से 6 ग्राम हो गई ये रॉड, तो मास इंक्रीज करता चला जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं इस केस में जिंक वाली साइड की बात करता हूं, तो जिंक का भी वेट 5 ग्राम था रॉड का। अब ये तो घुलती जा रही है रॉड, बेचारा जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़कर कूद गया इधर, तो जिंक का मास तो कम हो गया, और कम और कम, ये डिके होती जा रही है, इसका वेट कम होता चला जा रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हम कर सकते हैं कि इसको समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया, चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का मैग्नीट्यूड मैं किस चीज से रिलेट कर रहा हूं, मास डिपॉजिटिंग ऑन इलेक्ट्रोड्स, मास डिकेइंग एट इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये सिर्फ इसी पर नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड एक और चीज पर, सिर्फ करंट पे थोड़ी करेगा, ये टाइम पे भी तो डिपेंड करेगा। करंट मैंने सेम इससे बिजली ली, बिजली जो प्रोड्यूस हुई वो बराबर हुई दो केस में, लेकिन एक प्रोसेस मैंने 5 घंटे किया, एक प्रोसेस 1 घंटे किया, तो 1 घंटे वाले में तो कम आएगा ना मास। तो और भी फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड करेगा डेफिनेटली, कॉन्सेंट्रेशन पर, टाइम पर, सब चीजों पर। तो मैं एक अभी अप्रोच आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये दो टाइप के कंडक्शन हैं। एक कंडक्शन मेटल में होता है जिसको हमें इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कंपैरिजन तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कंडक्शन होता है सोल्यूशन में, सोल्यूशन के ही कंडक्शन को हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। और सोल्यूशन का जो कंडक्शन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कितनी बिजली बन रही है, कितनी बिजली दी जा रही है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, एंड कितना टाइम हम लगा रहे हैं। दोबारा से मैं वर्ड बता रहा हूं, क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव मतलब हम क्वांटिटी बता रहे हैं, मास हमने बता दिया, ग्राम्स में बता दिया कितना मास डिपॉजिट हुआ है। अभी तक क्वालिटेटिव अप्रोच थी, मतलब अभी तक ये था कि बिजली बनेगी बस, कॉपर इस्तेमाल होगा, कॉपर पर डिपोजिशन होगा, जिंक डिके होगा, कितना होगा ये नहीं पता था, कितने ग्राम होगा। अब मुझे पता है कि इतने ग्राम डिके होगा तो इतनी बिजली बनेगी, इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा तो इतनी बिजली बनेगी। दैट मीन्स क्वांटिटेटिव अप्रोच। अभी तक हम क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ रहे थे। ये कुछ लॉज होते हैं वो जो सिलेबस का हिस्सा हैं आपके, ये हमें लॉज पढ़ने पड़ेंगे। वो लॉज पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बिजली सप्लाई करने पर कितने ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। कुछ न्यूमेरिकल छोटे मोटे इस पर आ जाते हैं। वेल, तो मैं जल्दी से करके आपको ये डिफरेंस बता रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं उनमें आयंस का फ्लो होता है। आयंस की बात है, आयन तो पॉजिटिव भी हैं एंड नेगेटिव भी हैं। मैटर ट्रांसफर नहीं होता भाई सॉलिड में। कभी ऐसे देखा है कि वो अपने किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसका मैटर यहां से होके यहाँ हो गया, यहां से मोटा हो गया तार, यहां से पतला हो गया, ऐसा तो नहीं होता। मैटर नहीं ट्रांसफर करता, यहाँ मैटर ट्रांसफर कर रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में मैं बोल रहा था अभी, कॉपर रॉड का मास बढ़ता जा रहा है, जिंक का कम होता जा रहा है, तो मैटर इन्वॉल्व होता है। केमिकल चेंज नहीं होता यहाँ कोई। कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के। अगर 2 साल के बाद भी बिजली का तार निकाल के देखोगे तो कॉपर से कॉपर ही रहेगा वो। यहाँ केमिकल रिएक्शन पर ही तो डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन से ही बिजली बन रही है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ये हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था, टेम्परेचर इंक्रीज किया रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, फ्लो बढ़ जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हमें
इतना करना चाहिए। मैंने आज की क्लास में बेसिक्स बताए हैं, और ऐसा नहीं है कि आज की क्लास से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस से क्वेश्चन आता है एक। आपका दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो डिफरेंस पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो सेल डायग्राम से आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल डायग्राम जो मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, पूरा लिखना है आपको यहाँ, सॉलिड एक्वस, फिर 2 लाइन लगाओगे मतलब सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, ये तो एक का लिखा, अलग अलग के लिए अलग अलग। कई बार ये होता है कि ये दे देते हैं, आप पूरी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी होती है, केमिकल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपकी डेफिनेशन से रिलेटेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोजेनेसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, डेनियल सेल किसे कहते हैं, कैथोड एनोड में क्या अंतर है, ये सब बेसिक चीजें आज मैंने आपको डिस्कस की है। अगली क्लास में आई होप कि आप बड़ी अच्छी तरह से इसको पहले पढ़ोगे, फिर आप बाकी आगे पढ़ने में केपेबल होगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। हालांकि जिसको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता तो उसको नुकसान आज की क्लास का हो गया होगा। ऑर्डर होता है ना किसी चीज का, हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि गाड़ी पहले चला दें और पेट्रोल बाद में भरवा लें। अगर खत्म हुआ है तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम यहाँ से अंबाला पहले हो आए और चलो डीजल तो बाद में डलवा लेंगे। नेगेटिव में नहीं चलती ना चीजें, एडवांस में चलती हैं यहाँ तो दुनिया में। तो पहले पढ़ लेने में सबसे बड़ा फायदा है, स्मूथली सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो आपको अगली क्लास में ये सारा कुछ करके आना है। होमवर्क